दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे भौगोलिक पर्यावरण एवं मानव समाज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उसकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप उसे आसानी से समझ सकें और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जान सकें। तो आइए शुरू करते हैं समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत भौगोलिक पर्यावरण एवं मानव समाज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पर्यावरण की समस्याओं और पर्यावरण से संबंधित ज्ञान में वृद्धि किस बात को अस्वीकार नहीं करती है। ऑप्शन है आपके प्रभावी सामाजिक रूपावली या प्रभावी पश्चिमी विश्व दृष्टि, 20वीं शताब्दी के अंत में कोई उत्तरवर्ती या जोखिम समाज संस्थाएं, औद्योगिक समाजों की भौतिक उपलब्धियां या फिर जीवनाभिमुखी मूल्यों की गुणता। तो इसमें से आपको बताना है कि पर्यावरण की समस्याओं और पर्यावरण संबंधित ज्ञान में वृद्धि किस बात को अस्वीकार नहीं करती है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 20वीं शताब्दी के अंत में कोई उत्तरवर्ती या जोखिम समाज संस्थाएं। अगर आप इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे तो पर्यावरण की समस्याओं और पर्यावरण संबंधित ज्ञान में वृद्धि 20वीं शताब्दी के अंत में कोई उत्तरवर्ती या जोखिम समाज संस्थाएं अस्वीकार नहीं करती हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। किसने समाज की भौगोलिक भाग्य निर्णायकवाद का सिद्धांत दिया था। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। समाज की भौगोलिक भाग्य निर्णायकवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन है हंटिंगटन, हट्टन, मैलिनोवस्की या फिर श्री अरबिंदो। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही है। देखिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, हंटिंगटन। दोस्तों काफ़ी लोग इस तथ्य से सहमत होंगे कि भौगोलिक पर्यावरण कुछ हद तक सभ्यता को प्रभावित करती है और हंटिंगटन के अनुसार सभ्यता का उत्थान और पतन पूर्णतः भौगोलिक कारक पर निर्भर करता है। इसमें या भौगोलिक कारकों में दोस्तों जलवायु बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक है। ये सभ्यता को जन्म देती है और सभ्यता को विकसित करने और पुष्ट बनाने में मदद करती है। हंटिंगटन अपने मत के समर्थन में कई अध्ययनों और आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं। तो सही उत्तर है दोस्तों समाज की भौगोलिक भाग्य निर्णायकवाद का सिद्धांत हंटिंगटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हंटिंगटन द्वारा दिया गया है। ऑप्शन है देखिए, समाज के भाग्य का निर्णय आर्थिक परिस्थितियां करती हैं। बी है कि समाज के भाग्य का निर्णय भौगोलिक परिस्थितियां करती हैं। सी है समाज के भाग्य का निर्णय राजनीतिक परिस्थितियां करती हैं। या फिर डी समाज के भाग्य का निर्णय सांस्कृतिक परिस्थितियां करती हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। हंटिंगटन के अनुसार समाज के भाग्य का निर्णय भौगोलिक परिस्थितियां करती हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और इस प्रश्न की व्याख्या अगर जो आप देखें तो आप पाएंगे कि हंटिंगटन के अनुसार जहां मानव के क्रियाकलाप का खास प्रकार का वितरण मानव दशाओं के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है, वहीं भौगोलिक पर्यावरण अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होता है। तो सही उत्तर है हंटिंगटन के द्वारा दिया गया जो सही कथन है वो है समाज के भाग्य का निर्णय भौगोलिक परिस्थितियां करती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। किस विचारक का ये मानना है कि मानव के संपूर्ण पर्यावरण में से मनुष्यकृत पर्यावरण को घटा देने से जो शेष बचता है उसी को प्राकृतिक कहा जाता है। देखिए हंटिंगटन, मैकाइवर, सोरोकिन या बियरस्टीड। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए हंटिंगटन। दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है कि मानव के संपूर्ण पर्यावरण में से मनुष्यकृत पर्यावरण को घटा देने से जो शेष बचता है उसी को प्राकृतिक कहा जाता है। पर्यावरण समाजशास्त्र वर्ष 1976 के अंत तक समाजशास्त्र में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त उपक्षेत्र बन गया था और वर्ष 1800 ईस्वी के अंत में पर्यावरण समाजशास्त्र का एक हिस्सा नहीं था। लेकिन 1900 के प्रारंभ में दो समाजशास्त्री हेनरी थॉमस बर्कले और एल्सवर्थ हंटिंगटन ने मानव और प्रकृति के बीच संबंधों के बारे में बात करना शुरू किया।
हंटिंगटन ने मानव जीवन तथा सभ्यताओं के विकास पर जलवायु के प्रभावों का विस्तृत अध्ययन किया। वे नियतिवाद के समर्थक थे और प्राकृतिक पर्यावरण के तत्वों में जलवायु को सर्वप्रथम मानते थे। उनका मानना था कि मानव के संपूर्ण पर्यावरण में से मनुष्यकृत पर्यावरण को घटा देने से जो शेष बचता है उसी को प्राकृतिक कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक पर्यावरण का उदाहरण है? देखिए, सांस्कृतिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण, जलवायु संबंधी पर्यावरण या प्राणी शास्त्रीय पर्यावरण। तो आपको बताना है कि कौन सा भौगोलिक पर्यावरण का उदाहरण है। तो सही उत्तर है क्लाइमेटिक पर्यावरण, या जिसको क्लाइमेटिक इन्वायरमेंट या जलवायु संबंधी पर्यावरण कहते हैं। ये भौगोलिक पर्यावरण का उदाहरण है। दोस्तों, हर एक मानव समाज कुछ विशेष भौगोलिक परिस्थितियों में रहता है। जलवायु, पृथ्वी, ऋतुएं, नदी, पहाड़, समुद्र आदि भौगोलिक दशाओं का समाज के जीवन पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। बर्कले और हंटिंगटन ने तो यहाँ तक कह दिया कि जलवायु का परिवर्तन ही सभ्यताओं और संस्कृतियों के उत्थान और पतन का एकमात्र कारण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलवायु संपूर्ण सभ्यता के विकास और विनाश का कारण हो सकती है। ये कथन किसका है? ऑप्शन देखिए, गिलिन एवं गिलिन, मैकाइवर एवं पेज, बोगार्डस एवं मूरे, या फिर बर्कले और हंटिंगटन। तो सही उत्तर है दोस्तों, समाजशास्त्र के विकास में जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका मानने वाले विचारक बर्कले और हंटिंगटन हैं। इनका मानना है कि जलवायु संपूर्ण सभ्यता के विकास और विनाश का कारण हो सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? कथन देखते हैं, समाजशास्त्र का प्रयोग कल्पनात्मक विचार को शामिल करता है। बिल्कुल सही है। दूसरा है कि समाजशास्त्री सामाजिक जीवन के बारे में पहले से जुड़े विचार को अलग रखते हैं। सही है। तीसरा है कि समाजशास्त्री मानवीय क्रिया के इच्छित और अनिच्छित परिणामों के बीच अंतर नहीं करते, तो करते हैं, इसलिए ये कथन सही नहीं है। और समाजशास्त्र मानव समाज का व्यवस्थित अध्ययन है। सही है। तो ऑप्शन सी दोस्तों आपका सही कथन नहीं है। और अगर इस प्रश्न की व्याख्या देखें तो ग्लेन सेगेल ने अपनी पुस्तक इज देयर ए थर्ड वे में लिखा है कि समाजशास्त्र मानव सामाजिक जीवन, समूहों और समाजों का अध्ययन है जो आधुनिक औद्योगिक प्रणाली पर विशेष जोर देता है। ये एक ऐसी अवधारणा है जिसमें काल्पनिक रूप से सोचने की क्षमता शामिल है और दुनिया के अलग अलग विचार हैं, ताकि हम अपने जीवन और दूसरों को प्रभावित करने वाले प्रभाव पर अधिक ध्यान से देख सकें। समाजशास्त्रीय अनुसंधान में मानव क्रिया के इच्छित और अनिच्छित परिणामों के बीच भेद करना महत्वपूर्ण है और समाजशास्त्र सामाजिक प्रजनन और सामाजिक परिवर्तन के बीच परिणामी संतुलन का अध्ययन करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, इको फेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार क्या है? देखिए, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, अवधारणा आधारित है। इको फेमिनिज्म के विकास का मुख्य कारण क्या है? देखिए, औद्योगिक समाज में वनोन्मूलन, स्त्रियों का जीवन और प्रकृति से उनका संबंध, प्रदूषण तथा पर्यावरणीय पतन या वैश्विक उष्मीकरण। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्त्रियों का जीवन और प्रकृति से उनका संबंध। दोस्तों, इको फेमिनिज्म क्या है, इसको जानना पहले बहुत जरूरी है। इको फेमिनिज्म प्राचीन ज्ञान का एक नया शब्द है जिसने विभिन्न सामाजिक आंदोलन जैसे नारी अधिकारवादी, शांति और पारिस्थितिकी आंदोलनों को आगे बढ़ाया है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रैंकोइस डी इएकोन द्वारा किया गया था और इको फेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार स्त्रियों का जीवन और प्रकृति से उनका संबंध है। इको फेमिनिस्ट श्रेणी का पहला कॉन्फ्रेंस 1980 में एमहर्स्ट में हुआ था, जिसका विषय था वोमेन एंड लाइफ ऑन अर्थ इन इको फेमिनिज्म इन द 80s। तो सही उत्तर है इको फेमिनिज्म दोस्तों, ये स्त्रियों का जीवन और प्रकृति से संबंधों को दर्शाने वाला अवधारणा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शीर्ष देशना यानी सेफेलिक इंडेक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। शीर्ष देशना को ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिर की चौड़ाई इंटू 100 बाई सिर की लंबाई। तो यह शीर्ष देशना को ज्ञात करने का सही सूत्र ऑप्शन बी है। दोस्तों, सिफेलिक इंडेक्स क्या होता है, इसको जान लीजिए। सिफेलिक इंडेक्स जो है, इस पर जलवायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शीर्ष देशना का तात्पर्य सिर की लंबाई और चौड़ाई से है। सिर की लंबाई माथे पर भौं की ठुड्डी के ऊपर रेखा में स्थित एक छोटे से गड्ढे से सिर के पीछे तक मापने से ज्ञात की जा सकती है।
सिर की चौड़ाई कान से ऊपर से मापी जाती है। इसको मापने का सही सूत्र शीर्ष देशना सिर की चौड़ाई गुणे 100 बटे सिर की लंबाई होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने प्रजातियों को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है, आपको बताना है। ऑप्शन हैं आपके हट्टन, रिजले, हक्सले या हीगल। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों हर्बर्ट रिजले के अनुसार भारतीय जनसंख्या में 7 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। आप देख लीजिए, तुर्क, ईरानी, इंडो आर्यन, सीथो द्रविडियन, आर्यो द्रविडियन, मंगोल द्रविडियन, मंगोलायड और द्रविडियन। तो ये प्रजातियों को 7 श्रेणियों में विभाजित करने वाले विचारक रिजले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय जनसंख्या को 6 व्यापक प्रजाति समूहों में किसने वर्गीकृत किया है, आपको बताना है। संपूर्ण भारतीय जनसंख्या को 6 व्यापक प्रजाति समूहों में किसने वर्गीकृत किया है? रिजले, बी.एस. गुहा, क्रोबर या फिर उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है बी.एस. गुहा। दोस्तों बी.एस. गुहा ने भारतीय जनसंख्या को 6 प्रजाति समूहों में वर्गीकृत किया है। ये हैं निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, भूमध्य सागरी, पश्चिमी चौड़े सिर वाले नार्डिक। ये रिजले का 7 प्रजातियों का वर्गीकरण रिजले द्वारा किया गया है, जबकि 6 प्रजातियों में वर्गीकरण ये बी.एस. गुहा के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रजाति। प्रजाति जिसको इंग्लिश में रेस कहा जाता है, प्रजाति या रेस किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन देखिए, एक मानवशास्त्री शब्द, एक समाजशास्त्री शब्द, जीव वैज्ञानिक एवं मानवशास्त्री या फिर एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक शब्द। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, जीव वैज्ञानिक और मानवशास्त्री। दोस्तों प्रजाति जो है ये एक जीव वैज्ञानिक और मानवशास्त्री शब्द है। वैज्ञानिक साहित्य में प्रजाति शब्द की जैविक व्याख्या सर्वप्रथम बफन ने प्रतिपादित की थी और हक्सले ने भी प्रजाति शब्द को पूर्ण रूप से जैविकीय अर्थों में प्रयोग किया है। प्रजाति की व्याख्या करते हुए मैकाइवर और पेज ने उसे एक ऐसा समूह बताया है जो कि सामान्य रूप से एक वर्ग में पाई जाने वाली शारीरिक विशेषताओं के कारण अन्य वर्गों या मानव समूहों से भिन्न हो और इस भेद का कारण आनुवांशिकता हो। और इस प्रकार मैकाइवर और पेज के अनुसार वे सब बड़े मानव समूह प्रजाति हैं जो अपनी शारीरिक विशेषताओं के कारण अपने उच्च होने का दावा करते हैं और जिनमें प्रजाति की चेतना उत्पन्न हो गई है। इससे स्पष्ट है कि प्रजाति या रेस ये जीव वैज्ञानिक यानी बायोलॉजिकल और मानव शास्त्री यानी एंथ्रोपोलॉजिकल शब्द है। तो प्रजाति जीव वैज्ञानिक और मानव शास्त्री अवधारणा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार निम्नलिखित में से किस आधार पर प्रजातियों को वर्गीकृत किया जा सकता है? देखिए, प्रजाति की शुद्धता, शारीरिक विशेषताएं, बौद्धिक हीनता या बौद्धिक उच्चता। तो सही उत्तर है शारीरिक विशेषताएं। दोस्तों यूनेस्को के अध्ययन समूह द्वारा जो है शारीरिक विशेषताओं के आधार पर जो प्रजातियां होती हैं इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आइए जानते हैं। यूनेस्को ने वर्ष 1941 में प्रजाति की धारणा निश्चित करने के लिए दुनिया भर के प्रमुख समाजशास्त्रियों, मानवशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों का एक सम्मेलन बुलाया था। इस सम्मेलन में प्रजाति के विषय में कुछ निर्णय दिए गए थे जो इस प्रकार से हैं। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। मूल रूप से समस्त प्रजातियों का उद्गम एक है और सभी मनुष्य एक ही मूल प्रजाति के हैं। राष्ट्रीय समूह, धार्मिक समूह, भौगोलिक समूह, सांस्कृतिक समूह, भाषा समूह इत्यादि प्रजाति की धारणा से एकदम पृथक हैं। इन समूहों में किसी भी प्रजाति का बोध नहीं होता है। तीसरा है कि विभिन्न प्रजातियों में शारीरिक विशेषताओं में भेद के आधार पर अंतर किया जा सकता है, परंतु सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर अंतर नहीं किया जा सकता। तीसरा है कि मनुष्यों के शारीरिक लक्षणों में पाया जाने वाला अंतर आनुवांशिकता और परिवेश दोनों के कारण है। पैतृकता में अंतर उत्परिवर्तन और अंतर्विवाह या अंतर प्रजनन की प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। और देखिए, कुछ प्रजातियां शुद्धता का दावा करती हैं परंतु ये सच नहीं है। आज विश्व के किसी भी कोने में शुद्ध प्रजातियां देखने को नहीं मिल सकती हैं और प्रजातियों में मिश्रण की जो जटिलता है वो अतीत काल से चली आ रही है। इसके अलावा मानव प्रजातियों के वर्गीकरण किए जा सकते हैं, किंतु ये वर्गीकरण केवल शारीरिक लक्षणों पर आधारित हैं। किसी प्रकार की मानसिक या बौद्धिक उत्कृष्टता या निकृष्टता से इनका कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा दोस्तों 7वां है कि बुद्धि और भावना के विकास और आंतरिक शक्ति प्रत्येक प्रजाति में समान रूप से पाई जाती है। इसलिए बुद्धिमत्ता और सांस्कृतिक भिन्नता के आधार पर
प्रजातियों में भेद नहीं किया जा सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति सभी प्रजातियों में पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए 8वां जो अवधारणा दी गई है, जो निर्णय दिए गए, उसमें यह है कि प्रजातिक अंतर एक प्रजाति से अधिक अंश की और दूसरी प्रजाति में उससे कम या अधिक मात्रा में पाया जा सकता है। 9वां है कि ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय अध्ययनों के आधार पर इस तथ्य की पुष्टि हो गई है कि विभिन्न मानव समूहों की सामाजिक और सांस्कृतिक भिन्नता को स्पष्ट करने में प्रजाति का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है। प्रजाति स्वरूपों में परिवर्तनों का संबंध सामाजिक परिवर्तनों से किसी भी प्रकार नहीं जोड़ा जा सकता। और 10वां है कि जीव शास्त्र की दृष्टि से प्रजातीय सम्मिश्रण हानिकारक है। ये धारणा एकदम असत्य और अप्रामाणिक है। तो इसके अलावा दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि 18 जुलाई 1950 को अपने एक वक्तव्य ने यूनेस्को ने प्रजाति शब्द का व्यवहार न करने और उसके स्थान पर प्रजाति समूह यानी एथनिक ग्रुप शब्द का व्यवहार करने पर जोर दिया है। इसके अलावा इस शब्द के व्यवहार का सुझाव सबसे पहले जूलियन हक्सले ने प्रतिपादित किया। जूलियन हक्सले प्रजाति की जैविक धारणा को स्वीकार नहीं करता है और उसने लिखा है कि यदि हम मानवीय समस्याओं की सब चर्चाओं से प्रजाति शब्द निकाल दें और उसके स्थान पर जाति समूह का प्रयोग करें तो ये अत्यंत वांछनीय होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं दोस्तों लापियरे, डॉसन और गेटिस ने भी इस शब्द का प्रयोग किया है। मैकाइवर और पेज भी इसका प्रयोग करने के पक्ष में हैं। वी यूरोपियंस नामक पुस्तक में हक्सले, हट्टन और कार सैंडर्स ने यह सिद्ध किया है कि यूरोप में कोई राष्ट्र ऐसा नहीं है जिसमें विशुद्ध प्रजाति मिलती हो। इसके अलावा कोलंबिया विश्वविद्यालय से प्रकाशित मैन मोस्ट डेंजरस मिथ एंड फैलेसी ऑफ रेस में एशले ने प्रजाति की कठोरतापूर्वक कठोर आलोचना की है। और द स्टडी ऑफ मैन में राल्फ लिंटन ने लिखा है वही प्रजाति अपने को शुद्ध कर सकती है जिसमें स्त्रियां इतनी कुरूप और भद्दी हों कि दूसरे कबीले वाले पुरुषों को आकृष्ट न कर सकें, या जिसके पुरुष इतने भीरू हों कि वे दूसरे कबीले की स्त्रियों को चुराने का साहस न कर सकें, या उस प्रजाति के निवास स्थान में कोई दूसरी प्रजाति न आए। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति यह मानता है कि उसकी संस्कृति अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठ है तो ये क्या कहलाता है? निर्जातीयता, निर्जाति केंद्रवाद, विदेश केंद्रिता या फिर सांस्कृतिक सापेक्षतावाद? तो सही उत्तर है, जब कोई व्यक्ति ये मानता है कि उसकी संस्कृति अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठ है तो ये निर्जाति केंद्रवाद कहलाता है। दोस्तों ये एक ऐसी संवेगात्मक मनोवृत्ति है जिसके अनुसार व्यक्ति अपने समूह, जाति, प्रजाति, समाज अथवा संस्कृति को अन्य प्रजातिक अथवा सांस्कृतिक समूहों की अपेक्षा श्रेष्ठ समझता है और दूसरों के प्रति घृणा, द्वेष, संदेह, उदासीनता, अरुचि जैसे मनोभावों को प्रकट करता है। निर्जाति केंद्रवाद या एथनोसेंट्रिज्म जो है उसको स्वजातिवाद भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, सांस्कृतिक वरीयता का पूर्वाग्रह तथा भावनाएं उत्पन्न करती हैं क्या? सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सांस्कृतिक वंचन, निर्जाति केंद्रिता या सांस्कृतिक पुनरुत्पादन? तो दोस्तों सांस्कृतिक वरीयता का पूर्वाग्रह जो है और भावनाएं ये निर्जाति केंद्रिता का उत्पन्न करती हैं। निर्जाति केंद्रिता सांस्कृतिक वरीयता का पूर्वाग्रह और भावनाएं उत्पन्न करती हैं जिसमें अपनी संस्कृति को दूसरी संस्कृति की तुलना में श्रेष्ठ समझा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संस्कृतियों का मूल्यांकन स्वयं की संस्कृति की तुलना के आधार पर करना क्या कहलाता है? तो आप जानते हैं इसको एथनोसेंट्रिज्म कहा जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। और एथनोसेंट्रिज्म जो है जिसको निर्जाति केंद्रवाद कहा जाता है, प्रजाति केंद्रिक अवधारणा, इसमें ये एक ऐसी संवेदात्मक मनोवृत्ति है जिसके अनुसार व्यक्ति अपने समूह, जाति, प्रजाति, समाज अथवा संस्कृति को अन्य प्रजातियों और संस्कृति समूहों को अपेक्षा श्रेष्ठ समझता है और इसके आगे दूसरों के प्रति घृणा, द्वेष, संदेह, उदासीनता, अरुचि जैसे मनोभावों को प्रकट करता है। और निर्जाति केंद्रवाद अथवा स्वजातिवाद भी इसी को कहते हैं। तो याद रखिएगा, संस्कृतियों का स्वयं की संस्कृति की तुलना के आधार पर मूल्यांकन प्रजाति केंद्रिक या एथनोसेंट्रिज्म कहलाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, अपनी स्वयं की संस्कृति को श्रेष्ठ मानकर मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? देखिए, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, संस्कृतिकरण, स्व संस्कृति केंद्रवाद या इनमें से कोई नहीं।
तो सही उत्तर है स्व संस्कृति केंद्रवाद, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। स्व संस्कृति केंद्रवाद, जिसको एथनोसेंट्रिज्म या विजाति केंद्रवाद या फिर प्रजाति केंद्रिक कहा जाता है। दोस्तों, इसमें अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानकर मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति जो होती है उसको स्व संस्कृति केंद्रवाद या प्रजाति केंद्रिक अवधारणा कहा जाता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, एथनोसेंट्रिज्म यानी निर्जाति केंद्रवाद शब्द किसने सन्निविष्ट किया था, यानी सबसे पहले प्रयोक्ता इसके कौन हैं? ऑप्शन है ए टायनबी, एच.एम. जॉनसन, कूले और समनर। तो इसमें आपको बताना है कि एथनोसेंट्रिज्म या निर्जाति केंद्रवाद शब्द किसने प्रतिपादित किया था। तो सही उत्तर है प्रसिद्ध समाजशास्त्री समनर ने। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, निर्जाति केंद्रवाद शब्द को सबसे पहले समनर ने प्रतिपादित किया था। और जब संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तभी निर्जाति केंद्रवाद की उत्पत्ति होती है। निर्जाति केंद्रवाद से आशय अपने सांस्कृतिक मूल्यों का अन्य संस्कृतियों के लोगों के व्यवहार और आस्थाओं से मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग करने से है। इसका अर्थ है कि जिन सांस्कृतिक मूल्यों को मानदंड या मानक के रूप में प्रदर्शित किया गया था उन्हें अन्य संस्कृतियों की आस्थाओं और मूल्यों से श्रेष्ठ माना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, निर्जाति केंद्रवाद शब्द को या एथनोसेंट्रिज्म शब्द को सबसे पहले समनर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने समाजशास्त्र के अंतर्गत भौगोलिक, पर्यावरण और मानव समाज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे पीजीटी प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जेआरएफ समाजशास्त्र के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।